कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान विषय है हमारा और टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ये पार्ट नंबर आपका 3 है। ठीक है, तो आप तीनों पार्ट को मिलाकर कंप्लीट पढ़े, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तब जाके आपका राष्ट्रपति कंप्लीट माना जाएगा और उसी के बाद आपकी क्लास ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारे जो वो है विषय है भारतीय संविधान, टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है यहां तक के। एक क्वेश्चन आता है कि संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किसे है। मनोनयन का मतलब यह है जो संसद है उसमें जो मनोनीत करता है सदस्य वो कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। तो देखते हैं आइए। जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय जिसे इंग्लिश में एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है, व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां पर, तब राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 सदस्यों को, याद रखना 2 सदस्यों को अनुच्छेद 231 के तहत नामांकित करता है। 231 के तहत लोकसभा में, याद रखना। लोकसभा में, ठीक है, तो याद रखना लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल आपका 331 के तहत। किस समुदाय से करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय। कब करता है, जब उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसी प्रकार अनुच्छेद 83 के तहत, याद रखना, आर्टिकल 83 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता आदि में अनुभव वे योग्य व्यक्तियों को राज्यसभा में भेजा जाता है। तो याद रखना आर्टिकल 83 या ये 83 के तहत राष्ट्रपति किस सदन में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, किस आधार पे करता है, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, पत्रकारिता के आधार पर। किस आर्टिकल के तहत करता है, 83 के तहत राज्यसभा में और 331 के तहत लोकसभा में। कितने, 2 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति, मतलब जो सेना है उसके जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो ये होती है सैनिक शक्ति। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, किंतु इसका प्रयोग विधि या कानून द्वारा नियमित है। मतलब एक एरिया है, एक बाउंडेशन है, उस एरिया में रहते हुए वो काम कर सकता है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख या सैनिक सेना का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। या सेना की जो शक्ति है वो किस में नहीं थे, वो राष्ट्रपति में नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश मैंने आपको पहले भी बताया था, अध्यादेश वो कहते हैं जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो और किसी विषय पर कोई ऐसा मामला हो जाए जब कानून बनाना तुरंत ही अनिवार्य हो जाए, तो उसे राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत कानून बनाता है। अध्यादेश की वही पावर, वही शक्ति और वही सब कुछ होता है जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानून की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 123 के तहत है, 123। अगर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर संसद के दोनों सदन सत्र में है,
तो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और राज्य सूची के विषय पर, किसी भी विषय पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये भी आप याद रखना, ठीक है। आइए देखते हैं संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा इसी का। इसका प्रभाव किसका? अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही होता है। मतलब जिस तरीके से संसद ने, पार्लियामेंट ने, लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पेश किया और वो बिल प्रस्ताव पास हो गया, फिर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, वो कानून बन गया, तो वही सेम रूल रेगुलेशन, वही सब पावर, अथॉरिटी और वही सब शक्ति अध्यादेश की होती है जो राष्ट्रपति जारी करता है। तीसरा पॉइंट है इसका, अध्यादेश का प्रभाव संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। याद रखना, जैसे ही लोकसभा या संसद का सत्र शुरू हुआ तो राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर रखा है, तो संसद ने अगर वो कानून, वो बिल या प्रस्ताव या अधिनियम पास कर दिया तो वो बन जाएगा हमेशा के लिए कानून, ठीक है। और अगर संसद ने वो बिल या अधिनियम, वो प्रस्ताव पास नहीं किया तो वो 6 सप्ताह में खत्म हो जाएगा अपने आप ही। तो ये होता है। तो ये पूछता है अध्यादेश का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 6 सप्ताह। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी भी विषय या बात पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो याद रखना 3 सूची है, संघ सूची, संवर्ती सूची, दोनों पे जारी कर सकता है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर, किसी भी विषय पर XYZ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, जब संसद के दोनों सदन सत्र में होते हैं, दोनों सदन मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी जब अपने सत्र में होते हैं, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति की राजनैतिक या राजनीतिक शक्ति। देखो इन्हें भी देखते हैं कौन कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति के पास राजनीतिक। दूसरे देशों के साथ कोई भी संधि, अगर कोई भी संधि, समझौता, कंप्रोमाइज होता है किसी भी देश के साथ XYZ पूरी वर्ल्ड में, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही संधि या समझौता या कंप्रोमाइज या प्रस्ताव होगा। दूसरे देशों के साथ कोई भी संधि या समझौता राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ध्यान रखना, दूसरे देशों के साथ अगर कोई भी संधि, समझौता या प्रस्ताव या कोई भी XYZ बात होती है तो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है, जिसे एम्बेसडर कहते हैं, विदेशी राजदूत, ठीक है। एम्बेसडर, राजदूत, विदेशी राजदूत या विदेशों में राजदूत, तो उनकी नियुक्ति भी जो भारत के राजदूत विदेशों में, जैसे अमेरिका है, चीन है, जापान है, फ्रांस, कुछ भी XYZ पूरे देश में, तो वो भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और दूसरे देशों के जो भारत में है उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। भारत में दूसरे देशों के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इसमें क्या है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। तो अगर क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है वो किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आ जाए तो आप याद रखना 72। राष्ट्रपति को जो समाधान की शक्ति या पावर प्राप्त है वो आर्टिकल 72 के तहत है। और कौन से समाधान की शक्ति? जैसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्या कर सकता है राष्ट्रपति? अगर कोई व्यक्ति, जैसे अजमल आमिर कसाब था 26/11 का जो हमला हुआ था भारत पे आतंकवादी, तो उसका दोषी था, वो सबको पता था, जजों को भी पता था,
तो उसने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई, राष्ट्रपति ने उसे नामंजूर कर दिया, तो लेकिन वो दोबारा उस याचिका को नहीं लगा सकता। तो अगर कोई और सदस्य है, नॉर्मल है या कोई भी है, तो राष्ट्रपति के पास अगर उसे फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है उसकी फांसी की सजा को माफ भी कर सकता है, उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा है तो उसे कुछ वर्षों में बदल सकता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल। और अगर कुछ वर्षों की सजा है तो वो उसे महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए भी बदल सकता है और उसकी सजा को पूर्ण रूप से माफ भी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति ये प्राप्त है। जैसे क्षमा माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, परिहार करने, कम करने, पर विलंब करने, लघुकरण करने मतलब शॉर्ट करना किसी चीज का। क्षमा में ये जो है ना, क्षमा में दंड व बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। मतलब अगर किसी को राष्ट्रपति ने समाप्त कर दी तो उसे अगर जितना भी दंड है, 10 चाहे कितने भी पैसों का दंड है वो भी हट जाएगा, और उसे जो बंदीकरण है, जो उसका आजीवन कारावास है या कुछ भी हो, वो भी समाप्त हो जाएगी, तो पूर्ण रूप से बरी हो जाएगा। और दोषी व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, उसे रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, जब क्षमादान की याचिका राष्ट्रपति ने एक बार रद्द कर दी हो तो दूसरी बार याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो आप याद रखना, अगर राष्ट्रपति ने किसी याचिका को एक बार याचिका डली, नामंजूर कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति दोबारा याचिका को नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये थी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत, समझ गया। इसके बाद है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। देखो यहां हमें टोटल ये नहीं देखना कि आपातकालीन शक्ति देखनी है, सिर्फ कौन कौन सी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। आपातकालीन जो शक्तियों को लेके भाग 18 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये 3 वो शक्ति है जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति कहा जाता है, या आपातकालीन पावर कहा जाता है, या आपातकालीन इमरजेंसी कहा जाता है। तो यही वो 3 शक्ति है, आर्टिकल 352, 356, 360। किस भाग में इनका उल्लेख, भाग 18। किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। आइए अब देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मतलब यह है अगर पूरे देश में इमरजेंसी पावर वो 352 के तहत लगेगी, पूरे देश में इमरजेंसी पावर या राष्ट्रीय आपात। कब कब लगता है, इसके लगाने का जो आधार है, एक तो युद्ध है, अगर किसी देश से हमारा युद्ध छिड़ जाए या कोई देश हमारे पर अटैक कर दे, बाह्य आक्रमण। दूसरा, तीसरा आधार यह है सशस्त्र विद्रोह, सेना द्वारा विद्रोह। ये 3 आधार है आर्टिकल 352 के लगाने के। कौन लगाता है, राष्ट्रपति। तो याद रखना, अनुच्छेद 352 लगाने के सिर्फ 3 ही आधार है। कौन कौन से, नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाह्य आक्रमण, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। तो पूछा जाता है आर्टिकल 352 किस कंडीशन में लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। तो याद रखना, लिखित। अगर पूरे भारत में इमरजेंसी लगेगी तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित सूचना देनी होगी, तब जाकर राष्ट्रपति इस पर सोच विचार करेगा। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पर्सनगत का मतलब है पर्सन नहीं उठाया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये है वो, ठीक है। अभी तक भारत में 3 बार ही राष्ट्रीय आपात लगा, एक तो चीन युद्ध के समय, एक पाकिस्तान युद्ध के समय और एक आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 3 बार ही अभी तक भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ है। आइए अब दूसरा जान लेते हैं कौन सी आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 356, राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, राज्य में रूल रेगुलेशन के तहत कार्य ना हो रहा हो, राज्य में संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया हो, तो उसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसकी जो सिफारिश करता है अनुच्छेद 356 की, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, वो वहां का राज्यपाल राष्ट्रपति को करता है। राष्ट्रपति फिर उसकी जांच करता है या उसकी जांच करवाता है, तो अगर सही पाया जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 356। किस आधार पे? राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। क्लियर है? तीसरी जो शक्ति है अनुच्छेद 360, यह होती है वित्तीय आपातकाल। इसका प्रयोग वर्तमान तक भारत में नहीं हुआ है। मतलब मुद्रा से संबंधित समस्या है, वित्त से संबंधित फाइनेंशियल समस्या है, तो वित्तीय आपात कहते हैं 360 के तहत लगाया जाता है। अभी तक, आज तक भारत में ये कभी नहीं लगाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्न में कौन किस आर्टिकल का प्रयोग अभी तक भारत में कभी नहीं हुआ? अनुच्छेद 360। और अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है, जो पहली बार हुआ था, वो आपका पंजाब राज्य में हुआ था, और सबसे अधिक जो बार 356 का प्रयोग हुआ वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ। ठीक है, तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकालीन शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टिकल 143 में क्या है? अनुच्छेद 143 में, इसके तहत भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उच्चतम न्यायालय से किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर या किसी सार्वजनिक मसले पर या किसी भी सार्वजनिक बात पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, और वो सलाह या परामर्श या एडवाइस राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो राष्ट्रपति उसे माने या ना माने। तो आइए देखते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी सार्वजनिक, याद रखना, सार्वजनिक मुद्दे या मामले पर उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, ना कि हाई कोर्ट से, याद रखना, परामर्श सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन माननीय न्यायालय की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब अगर कोई सार्वजनिक महत्व का विषय, जैसे बाबरी मस्जिद और अयोध्या मामला था, तो वो सार्वजनिक महत्व का विषय था, सबके लिए था, सबकी धार्मिक आस्था थी, तो उस विषय पर राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के से सलाह ले सकता है। जो उच्चतम न्यायालय सलाह देगा उस पे राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि उस सलाह को वो माने या ना माने। जबरदस्ती कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर, तो राष्ट्रपति के स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो या जेबी पावर की शक्ति प्राप्त है। क्या है वीटो पावर या जेबी वीटो पावर? वीटो पावर आर्टिकल 111 में उल्लेख किया गया है। वीटो पावर वो पावर होती है जो राष्ट्रपति, अगर लोकसभा और राज्यसभा ने कोई बिल पेश कर दिया और उस बिल पर फाइनली मंजूरी दे दी लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी, तो कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, तभी तो कानून बनता है, कोई भी वो प्रस्ताव या बिल या अधिनियम। तो राष्ट्रपति ने किसी भी कानून या किसी भी मुद्दे या किसी भी विषय पर अगर कोई जवाब नहीं दिया और वो बिल अपने पास रख लिया, तो उसे कहते हैं जेबी वीटो या वीटो पावर। ऐसा भारत में वर्तमान तक या पहली बार 1986 ईस्वी में, उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो पावर का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक, तो देखते हैं। तो आपसे इतना ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है कि जेबी वीटो जो पावर या वीटो पावर की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 111 के तहत। पहली बार वीटो पावर का प्रयोग कब किया गया? 1986 में। किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। किस विषय पर किया था? किस मुद्दे पर किया था? किस सार्वजनिक बात पर किया था? तो ये क्या था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक से संबंधित कोई बिल था, कोई प्रस्ताव था, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, उसे कहते हैं जेबी वीटो पावर। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो या जेबी वीटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर
निर्णय देने या ना देने को वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 111 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति विधेयक, बिल या प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने के बाद जल्दी लौटा देगा। आर्टिकल 111 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति विधेयक या बिल या प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने के बाद जल्दी ही लौटा देता है। जेबी वीटो पावर का पहली बार प्रयोग 1986 ईस्वी में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। याद रखना, किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। कब? 1986 में। किस चीज पर? भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत? नेक्स्ट है भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले जो राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद दूसरे जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भी लगातार 2 बार रहे। इधर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पद पे थे लगातार 2 बार, उधर ये थे लगातार 2 बार। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये आप लोगों को पता होगा। और केवल वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले जिसे भी बहुमत सिद्ध हो जाता है उसे राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव हार गए लेकिन फिर बाद में निर्विरोध चुने गए। तो याद रखना, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव हार गए थे लेकिन बाद में उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया था? तो वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और दूसरे चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के समय हुई थी? वीवी गिरी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के पहले लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास पार्ट 3 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट चीजें थी वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने आपको पढ़ाई, समझाई और लिखवाई। आप लोग इसे बाय हैंड नोट्स बना लें और 1 से 2 बार इसे सुन लें। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, निश्चित हो गए आप हमारी क्लास लेने के बाद बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम में जाके बैठिएगा। अगर राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इस क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। और हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है। तो ऑनलाइन जो क्लास का प्लेटफॉर्म है वो है विनाइस कैंपस के नाम से ऐप से, आप वहां से जाके देख सकते हैं शेड्यूल। और ऑफलाइन अगर आप क्लास में आते हैं तो उसके लिए 50% की छूट रहेगी। पूरी कोई भी सिलेबस, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करें। चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन नई 3 क्लास पाने के लिए और कंटिन्यूटी के साथ एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो छात्र दूरस्थ में बैठे हुए हैं, जो जहां पर वो कोचिंग संस्थान में नहीं आ सकते और कोचिंग नहीं ले सकते, ताकि वो भी अपनी शिक्षा को और कम समय में सफलता को प्राप्त कर सके। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुरशेखर। थैंक यू।